नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया हेड। जिस अयोध्या में राम मंदिर बना वही लोकसभा सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। हार क्यों हुई, इसकी बड़ी वजह लोगों में नाराजगी सामने आई। फिलहाल सरकार और प्रशासन एक्शन में आ गया है। 20 दिनों में प्रशासन ने 5 बड़े फैसले वापस ले लिए हैं, जिसके तहत अब पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही शहर में अयोध्या के लोगों की गाड़ियां बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगी। पहले सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की गाड़ियां एंट्री करती थी, मतलब वीआईपी कल्चर खत्म हो गया है। इस कदम को बीजेपी के डैमेज कंट्रोल की तरह देखा जा रहा है। देखिए, अयोध्या में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो हार मिली है उस पर नजर सिर्फ और सिर्फ पूरे देश की ही नहीं थी, दुनिया भर की नजर थी। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर राम को कहीं ना कहीं एक एजेंडा बनाकर पूरे लोकसभा चुनाव में फ्रंट फुट पर खेल रही थी, उसी राम की नगरी अयोध्या से, उसी राम जन्मभूमि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के हाथ निराशा और हार लगी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद का बड़ा ही शानदार जीत वहां से देखने को मिला। इसके साथ ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में आइए आपको अयोध्या से लोगों के बीच जो नाराजगी थी, जो कारण बनी भारतीय जनता पार्टी की हार की, आइए सुनवाते हैं उन लोगों के क्या विचार थे, क्या नाराजगी थी। सुनिए उनकी बातें। जो जमीनें गई यहाँ आवासीय मकान, उनका मुआवजा सही नहीं मिला और पुनर्वास के लिए हम लोगों को जमीन दी गई, कोई कागज पत्तर नहीं मिल रहा और पूछो, इसलिए नाराजगी है। हाँ, नाराजगी पूरे जिले में है, पूरा टूट फूट सब मचा हुआ है। जो मेरा था चला गया, अब सरकार में है, किराए पे है, जब चाहेगी सरकार निकाल देगी। क्या कारण रहा होगा हारने का? हारने का कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ लल्लू खड़े हैं। हाँ। अब 2 बार के विधायक रह चुके थे पहले। हाँ। फिर सदस्य हो गए, आदमी को जलन होने लगी कि 85 मंत्री जी ने 85 थोड़ा गलत चुन लिया, किसी और को चुनते तो यहाँ निकल जाते। कौन परिवर्तन बा आप लोग जौन तब रहा तब अनाज बा। तब तो सीताराम का भाना खाने में जात रहा, अब तक वो नहीं जात। हमारे ही विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, हारे हुए विधायक, इन सब लोगों ने मिल करके माननीय सांसद लल्लू सिंह को हराया, खुला विरोध किया जितना कर पाए। हार गई, विपक्ष वाले अपनी गलत बात को सही साबित कर ले गए कि संविधान बदल देंगे, आप वोट डालने का अधिकार खत्म कर देंगे, और ये अपनी सही बात को नहीं साबित कर पाए। वो इनकी गलत बात को साबित कर ले गई विपक्ष वाले। मेन कारण तो यही था। हार का कारण उन लोगों की गलती है। हार का कारण है क्योंकि जो हमारे निषाद समाज है यहाँ से पीड़ित थे, सब पे यहाँ दुकान बना हुआ था, अयोध्या वासी से परेशान थे। उसके बाद में हम लोग गए कि हम लोग को दुकान दिया जाए, तो लल्लू सिंह बताए कि हमेशा राज बदलता है, आज अभी तुम लोग कमाए हो, कोई और कमाएगा। जितने गुजरात के आ रहे हैं काम उनको मिल रहा है, अयोध्या वासियों के कोई काम ही नहीं मिल रहा है। जो यहाँ अयोध्या वासी हैं, निषाद समाज नाव चलाता था, वहाँ लाके नाव डाल दिए हैं। राम मंदिर से पहले यहाँ अरे निषाद समाज नहीं था, गुप्तार घाट नहीं था कि नहीं था? था ना। तो उसके पहले हम लोग यहाँ नहीं अपना जीवन जीते थे। देखिए, अभी आप सुन रहे थे अयोध्या के लोगों को जिस तरह से वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन जीएफएक्स के माध्यम से समझिए कि क्या कुछ वजह थी हार की। देखिए, अयोध्या की हार से सबक ले रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम फैसला है कि एयर सिटी पर रोक लगा दिया जाएगा। यानी जो एयरो सिटी बनने वाली थी वहां पर आवासीय कॉलोनी के लिए 150 एकड़ जमीन का जो अधिग्रहण होना था उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गया है। बीकापुर के 7 से 8 गांवों के किसानों का इस पर विरोध था। 20 जून को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक भी हुई, एयरो सिटी के प्रस्ताव को स्थगित किया गया है। अयोध्या की हार से सबक ले रही है भारतीय जनता पार्टी। फ्लाईओवर को 9 पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे। इसके साथ ही 264.26 करोड़ रुपए से 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनना था, इस पर भी रोक लग गया है। 3 नए अंडरपास बनाने का फैसला हुआ था, इस पर भी रोक लगा। योजना के तहत पुराने मंदिरों को तोड़ा जाना था, इस पर भी रोक लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अयोध्या की हार से सबक ले रही है, जहां वीआईपी कल्चर जो था उसको खत्म करने की बात है। अयोध्या के वाहनों को शहर में प्रवेश देने की बात हुई है। नगर निगम और पुलिस का संयुक्त फैसला सामने आया है।
बैरियर पॉइंट पर अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद से गाड़ियां अंदर जाएंगी। पर्यटकों को भी नगर में प्रवेश में कुछ सहूलियत मिलेगी। अयोध्या की हार से सबक ले रही है। 41 गांव को डेवलप किया जाएगा। अयोध्या नगर निगम में 41 गांव को शामिल किया जाएगा। 2020 में नगर निगम में शामिल हुए थे 41 गांव, जिनको कहीं ना कहीं अब विकास के तहत उन गाँव में विकास पहुंचाए जाएंगे। 4 सालों में कुछ सड़कों को छोड़कर कोई विकास नहीं हुआ था। निगम इन गाँवों की जल्द ही GIS सर्वे कराने जा रही है। घर घर शुद्ध जल पहुंचाने की भी शुरुआत की गई है। तो ये सब कुछ मामला आपने जेफेक्स के माध्यम से समझा। क्या कुछ मामला है कि अयोध्या में हार के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार बदलाव करने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर भी हुई है और सबक भी ली है हार से। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। अयोध्या की हार, बीजेपी की खुली नींद, कहीं ना कहीं जो सोते हुए नजर आ रही थी लोकसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के मध्य भी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा की इन सारे विषयों पर। अब कहीं ना कहीं उनकी नींद खुलते हुए नजर आ रही है और ये बदलाव दिख रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है? क्यों सो गई थी भारतीय जनता पार्टी? नींद खुली है उनकी तो क्यों खुली है? क्या कुछ कारण रहा है? इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल हेड अखिल सिद्दीकी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरे चर्चा के दौरान अली अब्बास जैदी जी, जो सपा प्रवक्ता हैं। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता के रूप में संदीप कुमार दुबे जी हमारे साथ चर्चा में बने रहेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा की शुरुआत में सवाल यही, अखिल जी आप ही से शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की, कि क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान या मध्य और उसके बाद कहीं ना कहीं सोती हुई नजर आ रही थी, जिसकी आंखें खुली है और अयोध्या में ये 5 बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं? अनिश्चित तौर पे देखिए, जो घटना घटी इसे घटना ही बोला जाएगा, क्योंकि बीजेपी को ये भरोसा था और दोनों डबल इंजन की सरकारों को भी भरोसा था कि अयोध्या तो हम जीत ही लेंगे, हार ही नहीं सकते। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। वहाँ पे बड़े केवल मोदी जी का चेहरा था, वो उन्होंने प्रचार किया, योगी जी ने किया। हालांकि जो वहाँ पर मैंने इससे पहले भी मैंने कहा था कि जो मकान घर तोड़े गए उसका रिएक्शन हुआ। जो वहाँ पे पुरानी मंदिर थी, डेवलपमेंट को लेकर, जो रास्ते को चौड़ीकरण को लेकर, जो मंदिर मस्जिद जो भी रास्ते में आया मकान है उसे तोड़े गए। लेकिन मंदिर जो तोड़े गए उसका भी असर हो जो पुजारियों के हित में नहीं था, इसलिए भी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़े वजह रही है वो खुद मौजूदा सांसद रहे हैं, जिन्होंने बयान दे दिया। बयान देने के बाद उन्होंने विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। मुद्दा क्या? संविधान को बदलना है। ये कोई हल्का मुद्दा नहीं था, ये पूरे देश में छाया। विपक्ष को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया और विपक्ष ने इसको भुनाने की पूरी कोशिश की, जिसका फायदा भी हुआ और सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में हुआ। यही वजह रही है कि निश्चित तौर पे मौजूदा जो वहां विधायक थे वो सांसद हो गए। और आप वोट का जो फीसदी, जो परसेंटेज का जो फर्क है वो बहुत कम है। अंतर कितना होगा? ज्यादा 30,000 प्लस है। तो ये कोई माने नहीं रखता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे वो बयान, दूसरा जो प्रशासनिक अधिकारी वहां रहे हैं वो सही रिपोर्ट शासन सरकार को नहीं दिए कि किनको मुआवजा मिला है, किनको नहीं मिला है, कहां दिक्कतों का सामना हुआ है। तो ऐसे में कहने कि सरकार ने उस पर काम नहीं कर पाई, वो चुनाव में बिजी रही। यही वजह रही कहीं ना कहीं वहां हार का सामना करना पड़ा। और अब ये वजह आई है कि सामने कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट बंद हो रहे थे, जिससे अभी और भी मंदिर जाती, अभी और भी चीजें बदलाव होती, उसे रोक दिया गया। 5 बड़े फैसले वापस लिए गए हैं। इसकी बैठक होनी है 20 तारीख को, वहां की एलडीबी बैठक करेगी। लेकिन निश्चित तौर पे जिन लोगों ने राम मंदिर बनने के दौरान जिन्होंने इसके संघर्ष किया था, उन्हें सामने नहीं लाया गया, उनका साथ नहीं लिया गया, ना मंच पे लिया गया, ना ऐसे भी लिया गया, जिसका नुकसान बीजेपी ने कहीं ना कहीं चुनाव में उठाया है। कई बयान आए, वेदांती जी का बयान आया कि हमारी सुनी नहीं गई। वेदांती जी वो चेहरे थे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर काफी संघर्ष किया। बिल्कुल, वेदांती जी का एक बयान सामने आया था अखिल जी, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। देखिए, वेदांती जी पूर्व सांसद भी रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरे भी रहे अखिल जी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ भी उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। निश्चित तौर पे वो बड़ा बयान था, उस पे ही लोगों को समझ जाना चाहिए था, चाहे वो केंद्र की सरकार थी, चाहे राज्य की सरकार थी, चाहे संगठन के लोग जिम्मेदार थे, चाहे संघ के लोग थे। इस बात को उनको गौर करना चाहिए था, जिनका गौर नहीं किया गया। देखिए, जो आदमी संघर्ष करके चीजों को ला रहा है उसका फायदा तो सरकार और संगठन उठा रहा है ना। तो लेकिन जो जमीन पे लड़ा, जिन मुद्दों को लेके लड़ा, उसका फायदा आज आप उठा रहे तो सरकार में रहेंगे। लेकिन उसे अगर आप दरकिनार करेंगे, उसे आप नजरअंदाज करेंगे, तो उसका खामियाजा वहीं के लोगों ने
उसका रिजल्ट दिखा दिया। अच्छा अखिल जी, देखिए एक चीज और थी इसके बीच मध्य में, देखिए जब लोकसभा चुनाव थे तो कहीं ना कहीं संघ का जो प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी पर और उसके चुनाव के दौरान परिणामों में एक बड़ा अंतर लाता है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में संघ ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए, तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा? क्या अयोध्या के सीट के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में और कहीं ना कहीं पूरे भारत में भी अगर बात करें तो? बिल्कुल, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संघ को लेकर जो बयान जेपी नड्डा ने दिया था उसका भी असर देखने को मिला कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। उसका रिजल्ट क्या रहा? आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हारे, कई राज्यों में हारे, आपको दूसरे संगठन का सहारा लेना पड़ा, दूसरे पार्टी को सहारा लेके आपको सरकार बनानी पड़ी, वरना यह पक्का था कि मोदी का चेहरा ही एक ऐसा चेहरा है और उससे हम बहुमत में आ जाएंगे। लेकिन वो बयान, चाहे जेपी नड्डा का बयान हो, चाहे लल्लू का बयान हो संविधान को लेकर, वो भुनाने में विपक्ष कहीं ना कहीं कामयाब हुई। संघ एक बहुत मजबूत है पूरे देश में, कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। बनवास काट के सरकार बनाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में, आप उसी को कह रहे हो कि हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो एक एक बयान को संघ ने भी बहुत गंभीरता से लिया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। यही वजह रही कि विपक्ष मजबूत हुआ उत्तर प्रदेश में भी। अब उपचुनाव में भी अगर कहीं ना कहीं अगर वो जो आपस के जो मतभेद है, चाहे वो संघ को लेकर मतभेद रहा हो, चाहे पार्टी में आपस के कलह को लेकर रहा हो, चाहे अयोध्या में पुजारियों को लेकर रहा हो, और इस मामले को अगर उन लोगों ने हल नहीं किया तो उपचुनाव में भी इसका नतीजा देखने को मिलेगा। देखिए अखिल जी, लगातार लोकसभा के दौरान, जब चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि राम को हम लाए हैं, राम मंदिर बनवा दिया, उसकी नींव रखी, लेकिन विपक्ष एक सवाल पर घेर रही थी कि क्या देश राम से चलेगा या काम से चलेगा? अयोध्या में किन काम के मुद्दों के बारे में बातचीत कर रही थी जनता? आप जैसी बात कर रहे थे कि ठीक है राम मंदिर तो बना, लेकिन जो जमीनी मुद्दे थे, क्योंकि शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को वोट तो मिला है, लेकिन जैसे आप ग्रामीण इलाकों का समीकरण उठाकर देखते हैं, बिल्कुल प्रतिशत कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिला। देखिए निश्चित तौर पे बीजेपी ने काम बहुत किए, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाए, केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो। इन दोनों पार्टियों ने, डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या का कायाकल्प बदल दिया, पूरी तरीके से विकास कराया। अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कम काम नहीं हुए। रोडों को लेकर, सड़कों को लेकर, विकास को लेकर विकास कार्य बहुत हुए, लेकिन जितना विकास कार्य योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने कराया, उसकी बखान जो है उनके मौजूदा सांसद, मौजूदा मंत्री, मौजूदा विधायकों ने नहीं किया चुनाव में। यही वजह रही कि अयोध्या में हार गई। आप जिस मुद्दे हम विकास कर रहे हैं तो हम अपनी बातों को गिनाएंगे ना। विपक्ष अभी एक बयान में खुद ही, अभी जो वहां की जनता के बयान है, उसने भी ये बात बोली कि बीजेपी ने अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाई, जिसका विपक्ष ने जो झूठ बोला, उनका कहना था कि झूठ बोला, उस पर उसका फायदा मिल गया। संविधान को लेकर विपक्ष ने कोई झूठ नहीं बोला। अजय सिंह लल्लू, जो लल्लू वहां के मौजूदा लल्लू सिंह ने जो वहां पे विधायक ने जो मौजूदा सांसद ने बयान दिया, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर विपक्ष ने मुद्दा बना दिया, उसका फायदा उसको हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा सांसद थे, अगर वो अपने विकास कार्यों को लेकर सड़क से लेकर, घर से लेकर सड़क तक अगर वो गिनाते तो मुझे लगता है उसका बेनिफिट और मिलता। जो विपक्ष जो ऊपर गई है ना, वो बहुत नीचे होती। चलिए अखिल जी, आपने तमाम बातचीत हुई आपसे, और भी बातचीत करेंगे, सवाल आपसे भी लेंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से संदीप कुमार दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका तो सबसे पहले स्वागत है हमारे इस चैनल इंडिया हेड में और आज की इस चर्चा में। अयोध्या की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर का माहौल आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। उस माहौल के बाद ये जब 5 बड़े फैसलों को बदलने की बात आती है, सरकार की नीति और उसकी कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। जो आपने पहले बात कर दी थी उसको अब आप रोकने की बात कर रहे हैं, वो आपके विकास कार्य में शामिल था। क्या कारण हुआ सर? एक सवाल उठ रहा है कि आप लोग नींद में थे, सो गए थे, अब आपकी नींद जग चुकी है, आप नींद से उठ चुके हैं। संदीप जी, देखिए भारत के लोकतंत्र की सबसे अच्छी यही विशेषता है। मैं तो इतना कहता हूं कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको देश और समाज के लिए बेहतर सोचने और करने की जरूरत है। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है जिसकी बात हो रही थी कि संघ में मतभेद है, भाजपा में मतभेद है, अरे भाई प्रधानमंत्री जी स्वयं संघ के सेवक रहे हैं, स्वयं प्रचारक रहे हैं। देश में जो राष्ट्रवादी जो सोच है, परिकल्पना है भारतीय जनता पार्टी को या संघ की, वो समान है। दोनों के कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सर्वोच्च जीवन दे देते हैं, उन्हें भारत माँ की जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी राजनीतिक दल, ऐसी राष्ट्रीय पार्टी भारत में है, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। दूसरी, किसी भी योजनाओं को रोकने का सरकार का लक्ष्य नहीं है। सरकार टाइम बाउंड एजेंडे से काम कर रही है। सरकार की नीति और नियत स्पष्ट है। मैंने फिर कहा और फिर अब कह रहा हूँ, पिछले जो 2 टर्म थे वो टेलर थे, ये टर्म पिक्चर है और पिक्चर अभी भी बाकी है और हम बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश नई भारत लिखेगा। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है और ये और मजबूत होगा।
दो कैसे बातें होगा? महत्वपूर्ण है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का आप मूल्यांकन करिए, आकलन करिए, बिल्कुल करिए। अगर हमें 240 सीटें आई हैं तो हमारी आलोचना हो रही है। कांग्रेस की 100 सीटें भी नहीं आई, उसकी तारीफ हो रही कि बहुत उसने तुर्रम खान की तरह तीर मार लिया। लेकिन यही लोकतंत्र की विशेषता है, हम किसी की आलोचना को रोक नहीं सकते। रही बात अयोध्या की, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र अयोध्या में तो हम जीते, लेकिन वो जीत हार मायने लोकतंत्र में इसलिए नहीं रखती कि सरकार जिसकी बन जाती है वही विजेता होता है। और केंद्र में हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, बहुमत से ज्यादा सीटें हैं। लोग तब भी विपक्ष कहता है कि भाई ये सरकार 2 महीना नहीं चलेगी, 4 महीना चलेगी, 6 महीना नहीं चलेगी। तो देश में जो देश विरोधी ताकतें हैं वो काफी सक्रिय हो गई हैं। और अच्छा है देश की जनता देख ले कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कितना हल्ला कर सकती हैं, कितना देश का नुकसान करने के लिए तत्पर है, ताकि अगली बार जो लोकसभा का चुनाव होगा हम 450 पार होंगे। संदीप जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, ठीक है, वो तो आपकी पार्टी की वो नीतियां हैं, जिस तरह से काम करेंगी वो आगे आने वाला समय तय करेगा। लेकिन सवाल अयोध्या पर इसलिए आकर रुक जाता है और अयोध्या की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक कहावत है कि अपने में अपना और उसी में जो खास होता है, लेकिन आप वहीं से हार गए जहां पर आपको विश्वास होता है। अयोध्या पर फुल कॉन्फिडेंस में बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। राम मंदिर का मुद्दा जो था वो सबसे पीक पर था, राम की बात की, राम की चर्चा की आपने पूरे चुनाव के दौरान। वहां से जब हार मिलती है आपको तो चर्चा का विषय तो बनेगा। आपको भी विश्वास था, आपकी पार्टी को विश्वास था संदीप जी कि भले हम कोई सीट हार जाए, अयोध्या की सीट आपके दामन में होगी। लेकिन जिस तरह से अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी को वहां करारी हार दी है, क्या कुछ समीक्षा कर रहे हैं आप, क्या कुछ कारण बना? देखिए हम लोग शुरू में भी दिखा रहे थे किस तरह से लोग अपनी वहां नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप देश हित की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, लोग तो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर वहां लोगों को कोई विकास, कोई सुविधा ही नहीं प्राप्त हुई है। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण पे भगवान राम की भव्य स्थापित हुई, तीसरा हवाई अड्डा बना, विकास की इबारत लिखी गई। ऐसा अगर विकास मूर्त रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं नकारा, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। और राम से तो पार्टी भी शुरू हुई थी, वो राम मंदिर का ही आंदोलन था जहां 2 से लेके आज जो वर्तमान परिस्थिति है वो भगवान राम की ही देन है। इसलिए वहां हार हो या जीत हो हम उससे बिल्कुल भयभीत नहीं है। अटल जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे नेता हमेशा कहते थे कि अगर हार हो तब भी अपनी विवेचना करो, अपना मूल्यांकन करो, और जीत हो तो भी अपनी मूल्यांकन करो। तो हम हार और बिल्कुल तनिक भर भी विचलित नहीं है, हम अपना मूल्यांकन अवश्य कर रहे हैं। हमें पता है कि हम अपने हार का क्या कारण समझ रहे हैं। हमने जातियों को तवज्जो ज्यादा जातिगत राजनीति को नहीं दी, जबकि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने जातियों के गणित का माध्यम बना के जो सतरंजी विसाद बैठाई थी उसमें हमारी कुछ सीटें फंस गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, देश जीता है और जरूरी है कि देश जीतना चाहिए और देश में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है और हम लोग जो भी वादा जनता से किया वो पूरा पूर्ण करें। संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लगातार विपक्ष आपको घेर रही थी इस पर। और आज जब सत्र शुरू हुआ 18वीं लोकसभा का तो वहां देखने को मिला कि पूरा विपक्ष जो है संविधान का प्रति अपने साथ लेकर गया था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही थी। कारण अयोध्या में वो भी बना हुआ था संदीप जी, इस बात से आप भी नहीं नकारेंगे कि लल्लू सिंह का जो बयान था, जैसा अखिल जी शुरू में चर्चा कर रहे थे कि 400 पार होने के बाद कहीं ना कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस ही लेट हुआ क्या? अयोध्या में उन्होंने कह दिया 400 पार होगा तो ही हम संविधान को बदल सकते हैं। आप संविधान बदलने की बात करते हैं 400 पार की, तो जनता आपको नकारेगी ही नकारेगी। संदीप जी नहीं, इसमें मैं दूसरा पक्ष रखता हूँ कि 5 से 6% जो वोट प्रतिशत है वो कम हुआ, वोटिंग कम हुई। उसके पीछे रीजन था कि लोग ये समझ रहे थे कि मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, मोदी जी ही आएंगे, है ना। बहुत से लोग पिकनिक मनाने चले गए, तो इस तरह की व्यवस्थाएं बनी। लेकिन फिर भी आलोचना स्वयं की करनी चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। हम अपना स्वयं का मूल्यांकन कर रहे हैं और अपनी आलोचना स्वीकार कर रहे हैं कि हमें और मेहनत करने की जरूरत थी और जो भी चूक हुई है आगे भविष्य में वो चूक ना हो, इसके लिए अभी हमें ये चूक ने सतर्क कर दिया। तो हमारे कार्यकर्ता जो कहीं कहीं उदंडित हो गए हों या अति उत्साहित हो गए हों,
उनको अति उत्साह छोड़ के, अपना उदंडपना छोड़ के पुनः सेवा में जुट जाना चाहिए ना, भारत के रूप में। क्योंकि अगर हम सेवा करेंगे, जनता का दिल जीतेंगे, लोकतंत्र में जनता हमारे साथ खड़ी है हमेशा। जनता इनके साथ। संदीप जी बने रहिएगा हमारे साथ। अखिल जी तो लगातार कह रहे हैं कि जनता के बीच ये लोग पहुंचे हैं, मुद्दे बने। हालांकि राम मंदिर पर वोट नहीं हुआ, जातीय समीकरण वहां कहीं ना कहीं फैक्टर रहा, कमंडल वहां नहीं भारी पड़ पाया, जहां मंडल भारी पड़ गया। दलित भर से ठाकुर की जो राजनीति हो गई, ये जो आपके अवधेश प्रसाद हैं वो दलित समाज से आते हैं, लल्लू सिंह ठाकुर संप्रदाय से आते हैं, समुदाय से आए हैं। तो ये जो जातीय समीकरण था, ये कितना बड़ा फैक्टर अयोध्या में रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका भी कहीं ना कहीं लॉस इस वजह से भी मिला? निश्चित तौर पे हुआ। संविधान को लेकर जो बयानबाजी हुई है, उसको लेकर जातीय समीकरण वहां पर बीजेपी का फेल हो गया। जिस तरह विपक्ष के पास जो चेहरा विपक्ष के पास पिछड़ी जात का था मौजूदा विधायक, उसका फायदा मिला। विपक्ष को भी जोड़ा जाए एक बार, जिस तरह इनकी सफाई आ रही है। बिल्कुल, हमारे साथ अली अब्बास जैदी जी सपा से जुड़े हुए हैं, अगर उनसे बातचीत। हाँ, उनको भी जोड़ा जाए। और अभी देखिए होता क्या है कि मैं देखिए संदीप जी की बात से सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन संदीप जी एक बात भूल जा रहे हैं बार बार कि मैं यही कह रहा हूँ कि आप 400 के पार, 500 के पार, 300 के पार यही कह रहे हैं। इस पर लेकर विपक्ष ने कुछ नहीं बोला, कहा 400 पार का कहां से लेके आओगे। निश्चित तौर पे जो मैं बार बार कहता हूं, केंद्र सरकार ने काम किया, आप कह रहे हो बहुत काम किया, राज्य सरकार ने काम किया, तो उस काम को क्यों नहीं गिनाया गया? वो काम को गिनाते तो मुझे लगता है ये रिजल्ट नहीं आता। राम मंदिर को ही आधार बनाकर पूरा चुनाव लड़ा गया अयोध्या में। जमीनी जो मुद्दे थे, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां लोगों तक पहुंचाने में असमर्थ रही। यही सब कारण रहा। लेकिन जो 5 महत्वपूर्ण, अखिल जी, आज जो इनके तरफ से फैसले लिए गए हैं कि इन पर अब काम नहीं होगा, विराम लग गया है, इस पर क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए 41 गांवों को नगर निगम में शामिल करने की बात की गई है, ये अभी क्यों हो रही है? लोकसभा चुनाव में मात मिली, उपचुनाव सामने है, 27 के चुनाव को देख के निश्चित तौर पे ये वही बात हो गई कि अब इनको पता है। मैंने कल भी रात को रखा था कि अब जब जो उपचुनाव होने हैं, जो मौजूदा विधायक सांसद हो गए हैं, जो सांसद हार गए हैं, निश्चित तौर पर उसकी समीक्षा हो रही है। अगर पुनः चाहे अगर वो भारतीय जनता पार्टी के जो सीट थी, अगर वो सीट नहीं वापस पाएगी, या जो विपक्ष पा गई है, वो सीट जो छोड़ गई, विधानसभा छोड़ के लोकसभा में पहुंच गए विधायक, अब अगर वो सीट अगर विपक्ष नहीं पाएगी तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। अब उस कार्य को गिनाया जा रहा है, उस योजना को उतारी जा रही है कि हम कैसे उस सीटों को वापस पा ले। अगर निश्चित तौर पे वापस नहीं आता है और विपक्ष उस पार्टी को अगर उस सीटों को पा जाता है, तो मैं लिख के दे देता हूं 2027 बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इस पर इसीलिए लड़ाई हो रही है, समीक्षा हो रही है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस बात को गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। अब कहीं ना कहीं जो उनके खिलाफ पहले बयानबाजी दिया गया था दूसरे तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं उनके जो वोटर थे, जो फॉलोअर्स थे, वो नाराज हुए थे। यही वजह थी, जब उसको दूर किया गया तो मुख्यमंत्री खुद पूर्वांचल भाग के गए थे, अपने लोगों की बैठक की थी, उसका फायदा हुआ था। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने कितना टक्कर वहां पर बनारस में दिया। हार का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। मुख्यमंत्री जी को यह पता था, उनके फॉलोअर्स को यह पता था, अगर हम साथ नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। तो इस वजह से वहां पर साथ दिया, उस चीजों को, तस्वीर को साफ किया। अब विधानसभा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़ी बैठकें कर रहे हैं, चाहे वो योजनाओं को जमीन पर उतारने की बात कर रहे हैं और उसका बखान करने की भी बात कर रहे हैं, चाहे मौजूदा मंत्री हो, मौजूदा सांसद हो, चाहे मौजूदा विधायक। संदीप जी, नुकसान तो हुआ है, आप भी इस बात को कहीं ना कहीं अपने हृदय के पटल पर रखते होंगे। नुकसान हुआ है, अब नुकसान की भरपाई के लिए आप नींद से उठ गई है भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टी के मध्य कि अब कैसे जब आप जाग ही चुके हैं, क्या कुछ रास्ता आप निकाल के ला रहे हैं? जैसे 5 बड़े फैसले आपने रोक दिया, इसके बाद कहीं ना कहीं अयोध्या के लोगों के बीच में बातचीत तेज हो गई होगी, और क्या कुछ चल रहा है? देखिए उपचुनाव है, इसके बाद 27 में विधानसभा का भी चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो इन सभी का समीकरण किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बना रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये इतनी जो हमारी सरकार है, ऐसे अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी पहली बार ही कोई सरकार बनती है, उसके बाद हो जाती है। कोई सरकार दूसरी बार नहीं बन पाती, दूसरी बार बनने की बात भी ये तीसरी बार सरकार बनी। कोई देश में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं थी, कोई सरकार से लोग दुखी नहीं थे। तो हाँ, ये जरूर है कि क्षेत्रीय नेताओं से दुखी थे, तो ये सशक्त रूप से स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इन किसी को प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी जी से कोई घृणा भाव नहीं है। पूरे देश में हर व्यक्ति प्रधानमंत्री को प्यार करता। प्रधानमंत्री जी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास में अपनी समर्थन और अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करते हो। और इतना मेहनत करने वाला देश को व्यक्तिगत तौर में मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री मिला है, क्योंकि न उनके आगे कोई बच्चा है, बच्चे के लिए क्या कमाएंगे, न घर है, सब कुछ देश के लिए समर्पित है।
तो उत्तर प्रदेश को लेकर जहां तक संदीप जी ये बात मत करिए। देखिए घर की बात आप मत करिए। जिस तरह से देखिए आंकड़ा सामने आया था, आपने भी देखिए वो अपने आज के 5 एजेंडों में उसको रखा है कि एरो सिटी पर आपने रोक लगा दी क्योंकि किसानों में नाराजगी थी जमीन को लेकर। जब बना वहां मंदिर वगैरह तो दुकानदारों को भी बहुत लॉस हुआ, वहां घर बहुत सारे टूटे, दुकानों का भी नुकसान हुआ। तो नुकसान तो पहुंचा है लोगों को और वही नुकसान कहीं ना कहीं फिर उनके तरफ से आपको पहुंचाया गया है। तो ये बात आप मत कहिए कि लोगों के बीच आप हैं, लोगों के नुकसान के बारे में आप सोच रहे हैं। अभी जब आपको लॉस हुआ, जब लोकसभा चुनाव में आप देखे कि आप बैकफुट पे गए, उत्तर प्रदेश में जो करारी हार मिली, उसके बाद ये एजेंडा आया है। संदीप जी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं देखिए भाई, इसको आप लोग अपने इश्यूज में रख रहे हैं, ले आ रहे हैं, इस विषय पे चर्चा हो रही है। शहर जो भी परियोजनाएं हैं उसको पूर्ण करनी है। ये जरूर है कि अगर हम किसी से लड़ेंगे तो हमारा लड़ना मकसद सरकार का नहीं है। सरकार का मकसद सबका विकास, सबका विश्वास है। और जहां अयोध्या की बात हो गई और प्रदेश छोड़िए पूरे देश के हर कोने में तो जितनी भी योजनाएं हैं वो तो बिना लोकल लोगों के मदद से आप कोई योजना पूर्ण कर ही नहीं सकते। शुरुआती दौर पे थोड़े बहुत लोगों में नाराजगी होती है, बाद में जब विकास के साथ वो प्रदेश वो स्थान जुड़ जाता है तो सब खुश हो जाते हैं और सबके मन हर्षित हो जाते हैं। रही बात अयोध्या को लेके जो आज चर्चा है और विश्व में चर्चा है, भारत की छोड़िए पूरे विश्व में, कि सबसे ज्यादा विकास अयोध्या में हुआ, सबसे ज्यादा योजनाएं अयोध्या में आई, सबसे ज्यादा जो मुख्य मार्गदर्शक है विश्व का रहा है राम। सांसद क्यों नहीं कर पाए? संदीप जी अखिल जी का एक सवाल और आरोप है, सुनिए, सुन लीजिए सवाल, सुन लीजिए संदीप जी। हाँ अखिल जी। संदीप जी, जो आप अभी ये बखान कर रहे हैं, ये बात जो कर रहे हैं, तो वो आपके मौजूदा सांसद वहां पर इसका बखान क्यों नहीं कर पाए? माइनस पॉइंट तो यही हो गया ना, वो तो संविधान की बात करने लगे। यही मैं कह रहा हूँ कि इसका बखान करना चाहिए था डोर टू डोर, इसका बखान नहीं हुआ, इसी का तो नतीजा भुगत रहे हैं। क्या कहेंगे संदीप जी इस पर? देखिए, कुछ अपनी गलतियां शहर स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अयोध्या के अंदर जो भी कोई गलती हमने करी होगी उसको हम तुरंत सुधार के और नए सिरे से अयोध्या वासियों का दिल जीतने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे ये सही हुआ। अगर कोई अपनी गलती मान लेता है तो उसका अगर सुधार कर लेता है उसका फायदा होता है। देखिए अखिल जी, चर्चा में थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी से हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन सपा के प्रवक्ता से भी बातचीत जब करेंगे तब जाकर कहीं ना कहीं चर्चा का। देखिए तो अब सपा से हमारे साथ दीपक रंजन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। दीपक रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। जी धन्यवाद, नमस्कार। देखिए सवाल और चर्चा का विषय यही है कि अयोध्या की हार के बाद बीजेपी में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिली। उन्होंने फटाफट से बैठक की, समीक्षा बैठक की और 5 बड़े बदलाव सामने ला दिए। लेकिन सबसे पहला सवाल, और आपको बधाई देते हुए मैं इस चर्चा का शुरुआत आपसे करूंगा, अयोध्या में जो आपको जीत मिली है उसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन अयोध्या को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अब एक्शन में है, क्योंकि उपचुनाव भी सामने है और 27 का चुनाव भी है, आपकी तैयारी क्या है? लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आप भी कहीं पीछे का रास्ता तो नहीं देख लेंगे? देखिए, हम लोगों ने शुरू से कहा कि प्रभु श्री राम हमारे लिए आस्था का केंद्र हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। आज की तारीख में जो अभी हालिया चुनाव जो कंडक्ट हुआ है 2024 का आम चुनाव, वहां पर जनता, उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता, महान जनता जो है वो काम के आधार पर वोट देना चाहती थी, लेकिन काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। जब इनसे जनता काम की बात करती थी तो ये प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। अभी कोई कह रहा था कि वहां पे विकास की बात कर रहा था। अब जो विकास एक बरसात ना झेल पाए, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पे सड़कें धंस गई, जो वहां पे रेलवे स्टेशन बना उसकी बाउंड्री वॉल उसका गिर गया। तो ये सब सारी चीजें किस तरीके से वहां पे भ्रष्टाचार हुआ है वहां के विकास में, वो सारा एक बरसात जो ना झेल पाया, आप उसकी बात करते हैं। और आज की तारीख में देखिए उत्तर प्रदेश हमारा जो है वो पूरी तरीके से पर्चा लीक प्रदेश बन चुका है। और मैं तो समझता हूँ कि केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री के साथ साथ एक परीक्षा मंत्री भी जो नामित कर देना चाहिए, एक शिक्षा मंत्री का भी पद इनको सृजित कर देना चाहिए और उसको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ पर परीक्षाएं बाद में होती है, पेपर लीक पहले हो जाता है, परीक्षाएं निरस्त होती हैं, तो नौजवानों के भविष्य आपका ये गहन आरोप है। संदीप जी से भी इस पर टिप्पणी लेंगे और अखिल जी उसके बाद आपसे भी। संदीप जी, लगातार आरोप है, देखिए ये इससे भी पीछे नहीं भागा जा सकता, जिस तरह से लगातार पेपरों का जो लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है? लगातार कोई पेपर हो, चाहे नीट हो, नेट हो, एनटीए की सारी पेपर लीक हो रही है। संदीप जी, कैसे चलेगा देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़? देखिए, 2 बातें महत्वपूर्ण है। जो लीक हुई है उस पर तो कठोर कार्रवाई हो रही है और सरकार भी प्रतिबद्ध है और नए कानून भी हम लेके आए हैं और कानून सख्त लेके आए हैं ताकि आने वाले भविष्य में इस तरह की देश में कोई व्यवस्था रहे हमेशा कि लोगों को न्याय मिल सके और कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। देखिए, कानून जब कमजोर होता है तो
पूर्व की सरकार वो इस तरह इसका उल्लंघन किया। पूर्व की ऐसी नहीं कि पहली बार परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह हुआ है, पहले भी पूर्व की सरकारों ने उतारा है, लेकिन ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। कोई बात थोड़ी होती है संदीप जी की पहले सरकार में घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए तो आप भी करेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता है संदीप जी। इस बात पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार किया तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। गारंटी है भाई, यही मोदी जी की गारंटी है कि इस तरह की कोई भी अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों की जगह जो जेल में है जेल में ही होगी और भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों पे कठोर कार्रवाई होगी। आएंगे आपके पास दीपक रंजन जी, लेकिन इस पर अखिल जी आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए लगातार युवाओं में आक्रोश तो था नेट को लेकर तमाम ऐसी परीक्षाओं को लेकर। अयोध्या के भी युवा कहीं ना कहीं इस बात से परेशान थे। फैक्टर बना क्या अयोध्या में पेपर लीक? निश्चित तौर पे बना। मैं कह रहा हूँ वो भी मुद्दा बना, रोजगार का बड़ा मुद्दा बना। बिल्कुल, बहुत से विभाग उठा के देख लिए, वहां पे अभी तक लोग रिटायर होते जा रहे हैं, उनको नौकरी पे नहीं रखा गया। कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बना, विपक्ष को मिला मुद्दा। लेकिन अभी जो दीपक रंजन जी बोल रहे थे कि अयोध्या में विकास हुआ है लेकिन वो उसमें घोटाले हुए, रोड एक बरसात में चली गई है, ये कोई बड़ा आरोप नहीं है। ये क्या समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं हुई है? बहुत हुआ, चलो मैं गिना देता हूँ। निश्चित तौर पर ये आरोप नहीं होना चाहिए, ये आरोप गलत हो गया। ये ठीक है, ये भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मुद्दा ये था वहां पर कि राम मंदिर बनने के बाद लोगों को नजरअंदाज किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने विकास कार्य किया है, संसद से लेकर सड़क तक अगर काम किया है तो उसका बखान नहीं कर पाई वहां के मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक या डबल इंजन की सरकारों ने नहीं कर पाई, जिनको रखना चाहिए था। यही वजह हो कि हार का नतीजा भुगतना पड़ा उनको। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिला केवल एक संविधान। अभी एक जनता का एक वहां पे व्यू जो आया, जनता का बयान आया, वो कह रहा था कि हम अब जो संविधान बदल देंगे, हमें एक बहुमत में वहां पे चाहिए, बड़ी संख्या चाहिए, हम संविधान बदलने कुछ काम ऐसे लेने हैं, ऐसे फैसले लेने हैं जो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद हित में हो सके देश के। तो इसको लेकर बखान विपक्ष ने कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनाया है। नीट की परीक्षा को लेकर कर रहे, एक बार हुई है क्या? कई बार कई परीक्षा, वही तो मैं कह रहा था उनसे कि वो जैसे ना जाने प्रदेश भर के कहां से लोग आते हैं, कहां से लोग आते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसके बाद जो आने के बाद पता लगता है पेपर लीक हो गया, तो किसकी सरकार में हो रही है? बीजेपी सरकार में हो रही है। केंद्र में डबल इंजन सरकार है। एक बार नहीं हुई, इससे पहले कानून क्यों नहीं बनाया गया? चुनाव से पहले कानून क्यों नहीं बनाया गया? निश्चित तौर पे तो कहीं ना कहीं इसमें जिस तरह फैसला लेट में लिया गया, ये पहले ले लिया जाता नहीं होता। अब विपक्ष को मुद्दा मिलेगा, ये सही बात है, मुद्दा मिल गया, उसका फायदा उठा रही। अब अगर चलिए ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अभी दीपक जी उससे माफी मांग रहे थे कि हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो गलती को एक्सेप्ट करके सही रास्ते पे चल जाए, बखान करते हुए नजर आए, कानून के जो फैसले हैं वो सही फैसले लेते रहे, मुझे लगता है ठीक है। अगर उपचुनाव में अगर आपको ये बयान, ये चीजें फायदेमंद साबित होती है तो ही आप 2027 की राह आसान समझिए। अगर आप उपचुनाव में कहीं ना कहीं अगर सीटें खो दिए तो मुझे लगता है 27 में बीजेपी की राह बहुत मुश्किल होगी। इस पे लेकर गहन मंथन और चिंतन करना चाहिए। दीपक जी, समाजवादी पार्टी का लगातार आरोप, इंडिया गठबंधन का लगातार आरोप कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी या कर सकती है। किस तरह से आप संविधान को बचाएंगे? क्या तरीका होगा आपका, और आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में है? देखिए, अभी आपने कहा कि वहाँ के जो पूर्व के सांसद जो थे लल्लू सिंह जी, वो बखान नहीं कर पाए। हकीकत तो उन्होंने सिर्फ बखान और प्रोपेगेंडा ही किया काम का, और हकीकत कुछ और थी। जब जमीन पे लोगों ने सच्चाई जानी तो लोगों ने कहा कि सिर्फ बखान कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत तो है कि विकास के नाम पे इन्होंने इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है इनके विकास के नाम पे, इतना ज्यादा इन लोगों ने जो कमीशन बाजी की वहां पे, जिसका आपको परिणाम आपको दिख गया अभी सामने। जी देखिए, आप पर और आपकी पार्टी पर लगातार घने आरोप लग रहे हैं दीपक रंजन की तरफ से कि आपकी सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। इस पर आपकी कुछ टिप्पणी होगी? आप खामोशी से ही आप फिर काम चलाने वाले हैं? जो है एक ही रोना रो रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई कहने की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। पहला ही विपक्ष की ऐसी राजनीति है कि जिसमें हमेशा जो परसेप्शन की पॉलिटिक्स है उसको हमेशा हवा दी। इनको जब राजनीति करनी है तो ये जातियों की राजनीति करेंगे, ये धर्मों की बात करेंगे, सारे गंदे काम ये करते हैं और दूसरे लोगों पर आरोप लगा देते हैं। अच्छा, अयोध्या की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, देखिए बताइए, आप लगातार संक्षिप्त में टिप्पणी करिएगा चूंकि समय हो रहा है समाप्ति का भी चर्चा का। अयोध्या की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, संदीप जी आप बताइए। राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे राम है, लेकिन राम के नाम पर भी जब अयोध्या के लोग वोट नहीं दिया तो हाँ बोलिए संदीप जी, पूरा करिए। ठीक है, देखिए अयोध्या वासियों को लेके हमारे मन में हमेशा से प्रेम था, है और रहेगा। आज जो भी कुछ हम है अयोध्या की ही वजह से।
चलिए दीपक रंजन जी, आखिरी में आपसे एक आखिरी टिप्पणी आपसे इस चर्चा में लेना चाहते हैं। देखिए अवधेश प्रसाद ने भी आज बयान दिया है कि अयोध्या के लेकर एक उनका प्लान है, योगी आदित्यनाथ का एक अलग प्लान दिख रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर। दोनों में जब अंतर की बात करेंगे तो क्या कुछ अंतर है अवधेश प्रसाद के प्लान में और योगी के प्लान में, आप क्या देख रहे हैं कुछ? देखिए, राम तब भी थे जब हम नहीं थे, और राम तब भी होंगे जब हम नहीं रहेंगे। तो राम सबके, राम इनके कैसे? और राम जी ने, प्रभु श्री राम ने वहां पे किसको आशीर्वाद दिया? पूरी देश दुनिया ने देख लिया। ये अयोध्या का प्रभु श्री राम के नाम का इतना, भाई ये नारा लगाते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है? नरेंद्र मोदी जी की फोटो वीडियोस वायरल हुई, किस तरीके से वो प्रभु श्री राम की उंगली पकड़ करके उनको लेकर के जाते हुए दिखे। तो जनता इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेगी, आप बताइए? जनता एक्सेप्ट करेगी कि कोई मानव जो है वो प्रभु श्री राम को लेकर के उंगली पकड़ करके लेकर के जाए? चलिए ठीक है दीपक रंजन जी, और तमाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए। आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे प्रवक्ता के तौर पर, उसके साथ ही संदीप कुमार दुबे जी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आप जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ चैनल हेड जुड़े हुए थे अखिल सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए, इस डिबेट में। इस बात को देखिए, इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं इसी बात के साथ, कंक्लूजन के साथ कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की है लोकसभा चुनाव के हार के बाद, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नतीजे उनके दामन में आए, बिल्कुल है कि कहीं ना कहीं सीने में दर्द तो होगा भाई, जिस तरह से वहां से चुनाव में नतीजे उनको मिले। लेकिन 5 बड़े बदलाव अयोध्या में किए गए हैं, ये 5 बड़े एजेंडे जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं सहमति दी है, जिसमें एरो सिटी की बात है उस पर रोक लगाई है, पुराने मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, अयोध्या जिले के वाहन जो पहले रोक दिए जाते थे अयोध्या में उनकी एंट्री होगी, फ्लाईओवर का जो प्रस्ताव था उसको रोक दिया गया है, और दुकानदारों को 30% के छूट के साथ दुकानें दी जाएंगी, और आखिरी जो महत्वपूर्ण है 41 गांवों को नगर निगम में लेकर उनके विकास की बात की जाएगी। खैर, विकास की बात शुरू से भारतीय जनता पार्टी करती आई है, खैर किसी भी पार्टी को करनी भी चाहिए विकास की बात जो सत्ता में रहे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के बाद और उपचुनाव से पहले ऐसी बातें, विकास की बातें जनता के मध्य लाने की जो बात है भारतीय जनता पार्टी की, वो कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना कुछ इसका असर दिखेगा उपचुनाव में, ये सब देखने की बात होगी। चलिए फिलहाल चर्चा में इतना ही, आप बने रहे इंडिया हेड के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।